This video will be about the last wealth house, that is 11th house. So 11th house is what you earn, and earnings can be assets and liabilities both. 11th house is the compensation you get. जब आप कोर्ट कचहरी में लड़ाई करते हो तो जज जो डिसीजन देता है वो डिसीजन आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है, बट 11th हाउस इज़ जस्ट द डिसीजन. आपके लिए फेवरेबल होगा ज़रूरी नहीं है. 11th हाउस बहुतों का अच्छा होता है लेकिन तब भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं. 11th हाउस को क्लैरिफाई करने के लिए मैं फिर से बोल दूं कि ये कॉन्सिक्वेंस होता है, रिज़ल्ट होता है, एंड रिज़ल्ट कैन बी गुड और बैड बोथ. आपका रिज़ल्ट अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है. तो 11th हाउस इज़ नॉट ओनली गुड, 11th हाउस इज़ बैड एज वेल. सो 11th हाउस होता क्या है, तो जो वर्क आप करते हो, 6th हाउस इज़ वर्क, वॉट एवर यू रेगुलरली डू. 11th हाउस इज़ द कॉम्पनसेशन फॉर दैट. 11th हाउस में आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी जब मिलती है तो कटती भी है सैलरी में से. तो ये जो सैलरी से कट के मिलती है ना, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है. एनी डिस्टर्बेंस इन 11th हाउस विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन योर सैलरी, हाउ मच यू अर्न विद इन अ मंथ और एन ईयर. सो 11th हाउस की क्लैरिटी, आपको इस बात को पकड़ के चलना है क्लैरिटी के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका गेंस नहीं होता, आपके लॉसेस भी होते हैं. और इसको 12th हाउस से कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज 12th हाउस इज़ हाउ यू यूज़ 11th हाउस, जो कि मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा. वो भी एक इम्पॉर्टेंट हाउस होता है बट वो वेल्थ का हाउस नहीं होता है. सो 11th हाउस का जो वेल्थ होता है वो आपको रिजल्ट होता है, वो आपको कॉन्सिक्वेंस होता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी वर्क का, किसी भी चीज़ को जो आप करते हो अपने लाइफ में, उसका आउटकम क्या है, दैट इज़ 11th हाउस. इफ़ योर 11th हाउस इज़ पावरफुल, सपोज देयर आर सैटर्न, जुपिटर, सन, मार्स, तो आपको रिजल्ट पे फोकस रहेगा. सपोज आपका सन 11th हाउस में है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो. सन बिकम्स द सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट, तो 11th हाउस बिकम्स द सेंटर. 11th हाउस इज़ योर ग्रुप. आप जिस ग्रुप में हैंग आउट करते हो तो आपका ग्रुप जो होता है ना, वो सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड हो जाता है, कि आपके पास ग्रुप होना चाहिए, आप समूह में रहने चाहिए. तो इसीलिए आपको 11th हाउस को वेरी प्रिसाइजली, वेरी पर्टिकुलर होकर चलना होता है. सपोज़ आपका सैटर्न है 11th हाउस में, और मैं सैटर्न का एग्जांपल सिर्फ इसलिए लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी जल्दी मिले और अच्छे से मिले, क्योंकि इसका जो ट्रांजिट पीरियड होता है वो 2.5 ईयर्स का होता है. सो सपोज़ आपका सैटर्न 11th हाउस में है और वो सपोज़ 12th हाउस में चला गया, आपकी अर्निंग्स बर्बाद हो जाएंगी. जो भी आप कमा रहे हो ना वो सब छिन जाएगा. टू द पॉइंट, अगर कहीं का रूलर है, कहीं का रूलर नहीं है, किसी हाउस को रिप्रेजेंट करता हो, इससे मतलब नहीं है. अगर आपका सैटर्न 11th हाउस में है और वो 12th में जा रहा है, आपकी अर्निंग्स बर्बाद हो जाएंगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं. आप एग्ज़ाम दोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. अगर आपका सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो जो भी आप अर्न कर रहे हो ना, सब आप इन्वेस्ट कर दोगे, जो कि मैं अभी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको एक्सचेंजेस बताऊँगा. 11th हाउस में सपोज़ केतु ट्रांजिट कर रहा है तो आपको रिजल्ट से मतलब ही नहीं रह जाएगा, कितना सैलरी आपको आ रहा है इससे बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा. लेकिन सन अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना रिज़ल्ट देखोगे कि आपको इनकम होनी चाहिए, इनकम आनी चाहिए. आप लॉसेस भी बियर करोगे लेकिन आप इनकम भी तो मेजर रिस्क टेकर बना देता है ये आपको. 11th हाउस सन मेक्स यू अ मेजर रिस्क टेकर. और केतु अगर यहाँ पे सन के साथ बैठा हुआ है तो आप रिस्क तो लोगे लेकिन फिर आपको मतलब नहीं रह जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वर्क कर रहे हो, आपको जहाँ पे रिज़ल्ट से मतलब है वहीं रिज़ल्ट आने से मतलब नहीं रह जाता. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आप टारगेट लेते हो कि 500 करोड़ में अचीव करूँगा, लेकिन जब आप वर्क में लग जाते हो तो 500 करोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे आपको मतलब नहीं रह जाएगा. जब केतु 11th हाउस में नीटली प्लेस्ड होगा, केतु जब ट्रांजिट करेगा 11th हाउस में तो आपकी सैलरी में इफ़ेक्ट पड़ना है, निश्चित है कि पड़ेगा. सपोज़ आपका सैटर्न 12th हाउस में प्लेस्ड है तो 12th हाउस का ट्रांजिट होगा अपने से 12th 11th हाउस में. आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो काम है वो दूसरे को मिल जाएगा. हाउ? तो 12th हाउस इज़ द वर्क अदर पीपल डू, जो लोग काम करते हैं. तो जो लोग काम करते हैं उनके वजह से आपकी सैलरी
ख़त्म हो जाएगी। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे टेंडर रिलीज़ हुआ तो टेंडर भरने के लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन लोगों का एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ये 2.5 ईयर्स आप पैसे के लिए, कमाने के लिए मोहताज हो जाओगे। एट द सेम टाइम अगर दूसरा स्थान अच्छा है, दूसरे स्थान का चरदशा चल रहा है, तब तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। 11th हाउस का जो बेसलाइन होता है वो होता है कि सोशल ग्रुप, आपका सोशल आउटरीच कैसा होता है। तो सैटर्न जब 12th हाउस में प्लेस्ड हो और अपने से 12th 11th में चले, तो आपके दोस्त भी नहीं रह जाते हैं कोई, आपके सारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं आपको। ये आपको बहुत वियर्ड लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी भी कटेगी और आपके दोस्त भी छोड़ेंगे, धोखा दे देंगे, कहीं आपको फंसा के निकल जाएंगे। 11th हाउस में आपका अगर सैटर्न है और अपने से 10th हाउस में ट्रांजेक्ट कर रहा है, तो काम को फिनिश करने के लिए आप अपनी सैलरी झोंक दोगे। अब आपको अष्टक वर्ग में देखना है कि 11th हाउस में कितने पॉइंट्स मिल रखे हैं और 10th हाउस में कितने पॉइंट्स दे रखे हैं सैटर्न ने इन पर्टिकुलर। अगर 11th हाउस के पॉइंट्स ज़्यादा हैं 10th हाउस से, तो आपकी सैलरी में कमी नहीं होगी। और अगर 10th हाउस के पॉइंट्स ज़्यादा हैं 11th हाउस से, तो एक छोटा सा काम करने के लिए आप अपनी सैलरी से ज़्यादा खर्चा कर दोगे और आपका काम भी ख़त्म नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरीके से क्रूडली कहना पड़ रहा है। 11th हाउस का सपोज़ आपका सैटर्न है और वो 9th हाउस को ट्रांजेक्ट कर रहा है, तो अपने से 11th 9th में ट्रांजेक्ट कर रहा है। आप अपने पैसे जो होते हो आप रिलीज़ करते हो ताकि लोग आपको देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टीज़मेंट, जब भी 11th हाउस का कोई भी प्लैनेट 9th हाउस को ट्रांजिट करता है एक्सेप्ट राहु केतु, तो आप एडवर्टीज़मेंट में पैसा खर्चा करते हो। 9th हाउस इज़ रिलीजिंग, 11th हाउस इज़ सैलरी। आप अपनी सैलरी को रिलीज़ कर रहे हो, क्यों? बिकॉज ऑफ सैटर्न अपने से 11 ट्रांजिट कर रहा है, बिकॉज ऑफ गेनिंग सैलरी। तो अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका सैटर्न 11th में और वो 9th को ट्रांजिट कर रहा है, तो आप अपने पैसे खर्चे करोगे, धार्मिक कार्य में भी खर्चे करोगे ताकि आपको बढ़ोतरी हो। तो ये वो टाइम होता है जब आप पैसों का यूज़ करते हो ताकि आपके बिज़नेस में ग्रोथ मिले। बिज़नेस ही नहीं, अगर आप वर्क भी करते हो तो आपके वर्क में ग्रोथ मिले। ऑल्सो 11th हाउस का जो बेसलाइन आपको मैंने अभी बताया था वो होता है ग्रुप, तो आपके सोशल ग्रुप पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए 11th हाउस जो होता है वो मोस्ट फ्लक्चुएटिंग हाउस होता है अमॉन्ग 2nd, 4th, 8th एंड 11th। 11th हाउस को उतना सीरियस अगर आप लेते हो तो बर्बाद हो जाओगे। 11th हाउस को सीरियसली मत लिया करो। 11th हाउस जो होता है उसकी फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं। आपका 2nd, 4th और 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और 8th भी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप पैसे सिर्फ आप पैसे इन्वेस्ट करोगे लेकिन सेव आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे प्रोमिनेंट हाउस होता है वेल्थ के लिए 2nd हाउस। 11th हाउस इज़ वॉट यू आर अर्निंग। आप 10 पैसे कमाओगे लेकिन 10,000 की चीज़ें बचा के रख सकते हो जब 2nd हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो आपका सैटर्न अगर 11th हाउस में, और सैटर्न अगर वापस आता है अपने 11th हाउस पे, तो ये रिन्यूअल कहते हैं इसको। आपकी नई सोर्सेज मिलेंगी आपको सैलरी की, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इसीलिए आपको अब यहाँ पे सैटर्न जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने यूज़ किया। यहाँ पे आप राहु भी लगा के देख सकते हो, जुपिटर भी हो सकता है, या फिर कोई ना भी हो। यहाँ पे 11th हाउस की चर दशा चल जाए 11th हाउस में पड़े हुए राशि की। सो ये सारी बातें कंसिडर करके हमें 11th हाउस को एनालाइज करना पड़ता है। सो दिस वॉज माई एनालिसिस ऑन वेल्थ थ्रू 11th हाउस, और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इन अपकमिंग सेशंस में ये भी बताऊंगा कि और कैसे एक्सचेंजेस वर्क करते हैं और कैसे एस्पेक्ट्स वर्क करते हैं। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।